हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न पैथो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स की बात करें। सो दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टीन है उसकी लेंथ जो है लार्ज इंटेस्टीन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट स्मॉल इंटेस्टीन जो है वो एक अनकॉमन साइट होती है फॉर बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स फॉर्मेशन। और स्मॉल इंटेस्टीन में जो ट्यूमर्स मिलते हैं उनका इंसिडेंस कुछ इस तरह से होता है कि एडिनोकार्सिनोमा और न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का ऑलमोस्ट इक्वल इंसिडेंस होगा, देन इट विल बी फॉलोड बाय लिम्फोमास एंड सार्कोमास। तो स्मॉल इंटेस्टीन में ट्यूमर्स उतने कॉमन नहीं हैं, दे आर कॉमन इन लार्ज इंटेस्टीन। और उसमें भी मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी जो होती है पूरे जीआई ट्रैक्ट की वो होती है कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। उसके बाद समझते हैं कि क्या डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि इफ़ वी आर टेकिंग अ डाइट विच इज़ लो इन वेजिटेबल फाइबर्स एंड विच इज़ रिच इन रिफाइंड कार्ब्स एंड फैट, तो कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अब कैसे होता है ये समझते हैं। तो जब हम लो वेजिटेबल फाइबर वाली डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा का जो कंपोजिशन होता है वो अल्टर होता है, और इसकी वजह से जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म की टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ लो इंटेक ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स से स्टूल का बल्क डिक्रीज होता है और उसका ट्रांजिट टाइम जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट में वो इंक्रीज़ होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहे थे वो अब एक लंबे टाइम तक कोलोनिक म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में रहेंगे और कोलोरेक्टल कैंसर के डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ाएंगे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब हम ऐसे ही डाइट लेते हैं जो रिफाइंड कार्ब्स और फैट में रिच है तो कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स का हिपैटिक सिंथेसिस बढ़ता है एंड इवेंचुअली दीज कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्सिनोजेंस बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज। अब ये कार्सिनोजेंस वापस से क्या करेंगे, कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ाएंगे। सो आफ्टर द डाइटरी रिस्क फैक्टर्स लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोलोरेक्टल कैंसर। तो देखो, एक चीज़ हमें पता है कि अगर एक पर्टिकुलर तरह की डाइट ले रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है, तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करके एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर को। तो क्या डाइटरी मॉडिफिकेशंस हमें करनी चाहिए? हमें एक ऐसा फूड प्रेफर करना चाहिए जो वेजिटेबल फाइबर्स में रिच हो और उसके अलावा उसमें जो रिफाइंड कार्ब्स एंड फैट हैं वो कम हो। ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं कीमो प्रिवेंशन, और कीमो प्रिवेंशन होता है बाई एनसेड्स या एस्पिरिन। तो अब एनसेड्स कैसे कीमो प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं वो समझने के लिए हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि जो 90% कोलोरेक्टल कार्सिनोमाज होते हैं या 40 to 90% एडिनोमाज होते हैं, इनमें जो COX-2 होता है ना वो हाईली एक्सप्रेस होता है। और जब COX-2 ज़्यादा एक्सप्रेस होगा तो कॉलोनी के एपिथेलियल सेल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ज़्यादा सिंथेसाइज होती है, और इस इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के रिस्पॉन्स में कॉलोनी के एपिथेलियल सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होगा, जिसकी वजह से कैंसर डेवलपमेंट का रिस्क बढ़ता है। तो जब हम एनसेड्स कंज्यूम करते हैं तो एनसेड्स COX-2 को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के सिंथेसिस को रिड्यूस कर देते हैं। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम बनेगा तो कॉलोनी के एपिथेलियल सेल्स का जो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा, और इस तरह से ट्यूमर के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट आएगा विद एनसेड्स। प्रिवेंशन के बाद लेट्स अंडरस्टैंड पैथोजेनेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो पैथोजेनेसिस में बेसिकली जो भी मॉलिक्यूलर इवेंट्स हैं जिनकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का डेवलपमेंट होगा उसमें दो तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ एंड एपिजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। अब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डीएनए के सीक्वेंस में कुछ जो है चेंज होगा, और इसमें दो मेन पाथवेज आते हैं। एक होता है एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे और दूसरा होता है एमएसआई पाथवे। अब इन दोनों पाथवेज में कॉमन चीज़ ये होती है कि मल्टीपल म्यूटेशंस का स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन ये दोनों पाथवेज में जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे और उन जीन्स में जो म्यूटेशन का मैकेनिज्म होगा वो डिफरेंट होता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के अलावा जो एपिजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, अब एपिजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में बेसिकली डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं विच आर एक्सटर्नल टू डीएनए विच लीड्स टू टर्निंग ऑन और ऑफ जीन्स। जैसे कि मोस्ट कॉमन एपिजेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो हमें देखने के लिए मिलती है वो होती है मिथाइलेशन या हाइपर मिथाइलेशन, जिसकी वजह से बेसिकली जीन की साइलेंसिंग हो जाती है। और ये जो भी एपिजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं कि किसी एक पाथवे के अलॉन्ग जो न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन है उसको इन्हेंस करती हैं। मतलब या तो एमएसआई पाथवे के अलॉन्ग इन्हेंस करेंगी या फिर एपीसी बीटा कैटेनिन पाथवे के अलॉन्ग इन्हेंस करेंगी।
तो अब एक एक करके एपीसी बीटा कैटनिन पाथवे और एमएसआई पाथवे से कैसे जो है कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा का डेवलपमेंट होता है वो समझते हैं। तो बेसिकली एक होता है क्लासिक एडेनोकार्सिनोमा सीक्वेंस, जिसमें मेन म्यूटेशन होता है हमारा एपीसी जीन में म्यूटेशन। तो क्लासिक एडेनोकार्सिनोमा सीक्वेंस जो होता है इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ स्पोरेडिक कैंसर्स। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोमल डिलीशन होने की वजह से बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का फंक्शन लूज होगा। अब अगर कहीं पे भी क्रोमोसोमल डिलीशन हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, एंड दिस क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी इज हॉलमार्क ऑफ दिस पाथवे। तो जो मेन म्यूटेशन है क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस में, जैसा मैंने पहले बताया कि एपीसी जीन में म्यूटेशन हो जाए। एपीसी जीन क्या होता है? एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन। तो अब एपीसी जीन में जब म्यूटेशन होगा तो कैसे कैंसर का डेवलपमेंट होगा वो समझने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि रेस्टिंग स्टेट में या एक हेल्दी कॉलोनिक एपिथेलियल सेल में किस तरह की सिचुएशन होती है। तो होता क्या है ना कि जब हमारी कॉलोनिक एपिथेलियल सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो कोई WNT मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये WNT रिसेप्टर से बाइंड करके इनका स्टिमुलेशन नहीं कराएंगे, तो कोई सिग्नलिंग जनरेट नहीं होगी। तो जो भी साइटोप्लाज्म में एपीसी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बीटा कैटनिन के साथ जुड़ के डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स में जो एपीसी है वो क्या करेगा, धीरे धीरे बीटा कैटनिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बीटा कैटनिन का लेवल अब साइटोप्लाज्म में कम होता है, जिसकी वजह से बीटा कैटनिन जो है वो ट्रांसलोकेट करके न्यूक्लियस में नहीं जा पाता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से बेसिकली साइक्लिन्स एंड MYC जीन्स जो होती हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब ये जीन्स रिक्वायर्ड थी सेल साइकिल की प्रोग्रेशन के लिए, जिसकी वजह से सेल जो है प्रोलिफरेट करती, लेकिन क्योंकि ये जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो कोई प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा सेल का रेस्टिंग स्टेट में। अब कॉलोनिक एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं इन रिस्पॉन्स टू WNT स्टिमुलेशन, अगर वो हेल्दी हैं तो WNT स्टिमुलेशन में क्या होता है कि WNT मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जाके WNT रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है और जो एपीसी बीटा कैटनिन डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से अब एपीसी बीटा कैटनिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। तो बीटा कैटनिन का लेवल धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में बढ़ने लगता है, और जब ये एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये बीटा कैटनिन जो है वो ट्रांसलोकेट करके न्यूक्लियस में जाने लगेंगे, वहाँ जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करेंगे और MYC एंड साइक्लिन D1 जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, जिसकी वजह से सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होगा और एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करेंगी। तो ये नॉर्मल कॉलोनिक एपिथेलियल सेल में हो रहा है, लेकिन जब एक ट्यूमर बनता है तो कॉलोनिक एपिथेलियल सेल में क्या होता है कि एपीसी जीन में हो जाता है म्यूटेशन, जिसकी वजह से इवन इन एब्सेंस ऑफ WNT सिग्नलिंग क्या हो रहा है, एपीसी बीटा कैटनिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है और बीटा कैटनिन का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वापस से ऐसी जीन्स जो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एंड दे विल लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ colonic epithelial cells even in absence of WNT stimulation, and in this way there will be formation of cancer in colon. तो ये एक जीन है एपीसी जीन। बाकी एपीसी बीटा कैटनिन जो पूरा पाथवे होता है उसमें जो बीटा कैटनिन है उसमें भी कुछ म्यूटेशन हो सकते हैं। जैसे सपोज करो अगर बीटा कैटनिन में ऐसा म्यूटेशन हो जाए जो एपीसी डिपेंडेंट डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर दे, तो वापस से क्या होगा, बीटा कैटनिन एक्यूमुलेट होगा और वो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन करवा के एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन करवाएगा। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेक्ट इन एपीसी बीटा कैटनिन पाथवे देर आर एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल म्यूटेशंस हियर, लाइक एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन केरास। अब केरास एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है, जब इसमें एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होता है ना तो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब जो केरास म्यूटेशन है, ऐसा कहते हैं कि ये बहुत लेट इवेंट होता है न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन का, जो हमने कैसे डिराइव किया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि अगर कोई सपोज करो एडिनोमा है और एडिनोमा की साइज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो 10% केसेस में हमें केरास म्यूटेशन दिखा। वहीं अगर एडिनोमा की साइज़ मोर देन 10 सेंटीमीटर है, मतलब लेट एडिनोमा है, तो 50% एडिनोमाज में जो है केरास म्यूटेशन दिख रहा था। वही एडिनोकार्सिनोमाज में भी केरास म्यूटेशन बहुत कॉमन है, जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी लेट इवेंट होगा न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन का, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन केरास। उसके बाद अदर जो एडिशनल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं उसमें म्यूटेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इन TP53 एंड म्यूटेशंस इन जीन इनकोडिंग SMAD2 एंड SMAD4। अब ये जो SMAD2 और SMAD4 होते हैं ना, ये इफेक्टर्स होते हैं TGF बीटा सिग्नलिंग के, तो इनकी वजह से TGF बीटा सिग्नलिंग होती है और TGF बीटा सिग्नलिंग का नॉर्मली काम होता है सेल साइकिल को इनहिबिट करके रखना। जब इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगा तो बेसिकली इनका
फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि TGF बीटा सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, तो इनहिबिशन जो था सेल साइकिल का वो हट जाएगा, तो सेल जो होगी वो प्रोलिफरेट करेंगी और जो है ट्यूमर का डेवलपमेंट होगा। अब ये जो म्यूटेशंस होते हैं मतलब TP53 में म्यूटेशन है या SMAD2 और SMAD4 में म्यूटेशन है, ये भी जो है एडिनोमाज में उतने कॉमन नहीं होते जितने एडिनोकार्सिनोमाज में होते हैं, जो अगेन इंडिकेट कर रहा है कि ये म्यूटेशंस भी काफ़ी लेट होंगे हमारे नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन में। उसके अलावा देखो म्यूटेशन से ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस हो रहा है और कॉमनली उसमें क्रोमोसोमल डिलीशन देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो प्रोमोटर 5 प्राइम रीजन है उसमें जो CpG रिच जोन्स होते हैं उनका मिथाइलेशन हो जाए, तो इसकी वजह से भी जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है उनका फंक्शन लूज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट जाके जो कार्सिनोमास का जब डेवलपमेंट होता है तो टीलोमरेज का एक्सप्रेशन बढ़ा हुआ होता है, COX-2 जैसे एंजाइम्स का एक्सप्रेशन बढ़ा हुआ होता है। नाउ वी कैन समराइज होल क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। हियर यू कैन सी देयर इज नॉर्मल कोलॉन, और मान लो इस इंडिविजुअल के जो APC जीन का एक एलील है उसमें म्यूटेशन होता है। अब वो म्यूटेशन जर्म लाइन हो सकता है, मतलब इनहेरिटेड हो सकता है, या सोमेटिक हो सकता है जो कि इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा, और इसको हम लोग फर्स्ट हिट बोलेंगे जब फर्स्ट एक एलील जो है वो अफेक्ट होगा। अभी एक एलील नॉर्मल था, अब इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि म्यूकोसा ऑफ कोलॉन इज नाउ एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्सिनोमा। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज जो सेकेंड नॉर्मल वाला एलील था उसमें भी म्यूटेशन हो जाए या कोई मिथाइलेशन एबनॉर्मलिटी हो जाए, जिसकी वजह से सेकेंड एलील भी जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, मतलब सेकेंड हिट हो गया, तो एडिनोमास का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे जो कॉमनली हमें एडिनोमास मिलते हैं वो हो सकते हैं ट्यूबुलर विलस या ट्यूबुलोविलस एडिनोमास। अब इन एडिनोमास में एडिशनल म्यूटेशन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे, जैसे कि एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन KRAS, TP53 जीन में म्यूटेशन, SMAD2 या 4 जीन में म्यूटेशन, और इवेंचुअली जो टीलोमरेज का एक्सप्रेशन है, COX एंजाइम का एक्सप्रेशन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से कार्सिनोमा का डेवलपमेंट होगा। अब ऐसा देखा गया कि जो क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस है वो कॉमनली हमें लेफ्ट साइड ऑफ कोलॉन में देखने के लिए मिलता है। अब क्लासिक एडिनोकार्सिनोमा सीक्वेंस के बाद जो सेकेंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पाथवे होता है दैट इज़ माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे। तो माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होगी, एंड इट कैन बी एसोसिएटेड विथ DNA मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी और इट कैन बी विदाउट DNA मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी। So first of all let's understand the microsatellite instability which is associated with DNA mismatch repair deficiency. तो देखो होता क्या है ना कि DNA मिसमैच रिपेयर में डेफिशिएंसी होने की वजह से बेसिकली मिसमैच होंगे, मिसमैच म्यूटेशंस होंगे जो रिपेयर नहीं हो पाएंगे, सो दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द माइक्रोसैटेलाइट रीजन्स ऑफ the genes which are regulating the cell growth, for example TGF beta receptor 2 gene और BAX protein। तो TGF beta receptor 2 जीन में अगर लेट से म्यूटेशन होता है तो TGF beta सिग्नलिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल साइकिल से इनहिबिशन हट जाएगा और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगेगी। वहीं अगर BAX प्रोटीन में म्यूटेशन होता है तो BAX प्रोटीन जो होती है वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है, मतलब नॉर्मली वो क्या कर रही थी, एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया तो इसका फंक्शन लूज हो जाएगा, तो अब एपोप्टोसिस नहीं होगी, तो जो भी जेनेटिकली एबनॉर्मल क्लोन्स हैं उनका सर्वाइवल बढ़ता है। नाउ कमिंग टू माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी विच इज़ विदाउट मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो CIMP देखने के लिए मिलता है दैट इज CpG आइलैंड हाइपर मिथाइलेटेड फेनोटाइप। इसमें ऐसा कहते हैं कि MLH1 प्रमोटर रीजन का हाइपर मिथाइलेशन हो गया, जिसकी वजह से MLH1 जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड क्योंकि ये DNA रिपेयर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और इसका एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया है तो DNA का रिपेयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नाउ इट इज़ ऑल्सो सीन दैट जो MSI पाथवे होता है विच इज़ विदाउट मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी, तो इन तरह के ट्यूमर्स में जो KRAS म्यूटेशन है या T53 म्यूटेशन है वो तो काफ़ी इनफ्रिक्वेंट होते हैं, लेकिन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन BRAF इज़ वेरी कॉमन। नाउ लेट्स समराइज this MSI pathway with the help of this diagram. Here you can see we have normal colon, और सपोज करो इस इंडिविजुअल के जो मिसमैच रिपेयर जीन्स हैं उनके फर्स्ट एलील में म्यूटेशन होता है। अगेन ये म्यूटेशन जर्म लाइन हो सकता है या सोमेटिक हो सकता है, तो जो रिस्क होता है कार्सिनोमा डेवलप होने का वो बढ़ जाता है। अब जैसे ही जो सेकेंड नॉर्मल वाला एलील है उसमें भी म्यूटेशन हो या उसका इनएक्टिवेशन हो ड्यू टू हाइपर मिथाइलेशन, तो सेसाइल सेरेटेड एडिनोमास का डेवलपमेंट होता है, एंड इवेंचुअली इन एडिनोमाज में बहुत सारे म्यूटेशंस का एक्यूमुलेशन होगा, लाइक TGF
बीटा रिसेप्टर 2 जीन में म्यूटेशन हो जाए, फिर तुम्हारा बैक्स प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए, या एक था ब्राफ जीन में म्यूटेशन हो जाए। तो इन तरह की म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली कार्सिनोमा का डेवलपमेंट होगा। और MSI पाथवे जो होता है वो कॉमनली राइट साइड ऑफ कोलॉन को इन्वॉल्व करता है। कमिंग टू मॉर्फोलॉजी ऑफ कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमास, तो बेसिकली ग्रॉस फीचर्स की सबसे पहले बात करें तो जो कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमास होते हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ कोलॉन। अब क्या ग्रॉस फीचर्स होंगे वो डिपेंड करता है कि कौन सा रीजन ऑफ कोलॉन जो है वो अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉक्सिमल या राइट कोलॉन के ट्यूमर्स होते हैं दे ग्रो एज पॉलीप्लॉइड एक्सोफिटिक मासेस अलॉन्ग वन वॉल ऑफ कोलॉन, और ये रेयरली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। वहीं जो डिस्टल या लेफ्ट कोलॉन के ट्यूमर्स होते हैं वो एनिलर लीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक नैपकिन रिंग अपीयरेंस आता है। अब इस लीजन की वजह से क्या होगा कि जो नैरोइंग हो रही है ल्यूमन की और कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। कमिंग टू द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, तो मोस्ट ऑफ द कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमास जो होते हैं दे आर वेल और मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। तो एक वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा में क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है टॉल कॉलमनार सेल्स होती हैं जो कि ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, तभी तो एडिनोमा बोलेंगे उसको। दूसरा, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। देन ग्लैंड के ल्यूमन में नेक्रोटिक डिब्रीज प्रेजेंट होती हैं, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रोमल डिस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स होने की वजह से जो इन्वेजिव कंपोनेंट होता है ट्यूमर का उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी फॉर्म होती है। सो वी कैन समराइज द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। Here we can see tall columnar cells which are forming glands. Then these cells are having elongated hyperchromatic nuclei, and there are presence of necrotic debris in the lumen of the glands, and there is extensive fibrosis due to strong stromal desmoplastic response which gives firm consistency to the tumor. After that there can be some variations, like most common क्या है कि well differentiated होगा, लेकिन कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे पोरली डिफरेंशिएटेड हो सकता है, और पोरली डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा होगा तो वो कुछ ही ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा म्यूसिनस वेरिएंट होता है, तो म्यूसिनस वेरिएंट में क्या होता है कि एबंडेंट म्यूसिन का प्रोडक्शन होता है इंटेस्टिनल वॉल के अंदर, और इट इज़ एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। देन देयर कैन बी सिग्नेट रिंग वेरिएंट्स। अब सिग्नेट रिंग वेरिएंट्स में बेसिकली सिग्नेट रिंग सेल्स मिलती हैं जस्ट लाइक गैस्ट्रिक कैंसर, एंड इट इज़ एन अनकॉमन वेरिएंट। So here you can see the microscopic slides. This is a well differentiated adenocarcinoma. Here you can see necrotic debris in the gland lumen, tall columnar cells forming the gland, and elongated hyperchromatic nuclei in the cells. Then this is a poorly differentiated adenocarcinoma. Here you can see there are few glands, and majorly यहाँ पे क्या है कि ट्यूमर सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन है नेस्ट की फॉर्म में। और तीसरा ये म्यूसिनस वेरिएंट है। म्यूसिनस वेरिएंट में सिग्नेट रिंग सेल्स मिलती हैं और म्यूसिन का एक्स्ट्रा सेलुलर पूल देखने के लिए मिलता है। आफ्टर दैट कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा, तो क्लिनिकल फीचर अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा साइड रीजन ऑफ कोलॉन जो है वो अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्ट साइडेड कोलॉन कैंसर होता है उसमें हमें कॉमनली ऑकल्ट ब्लीडिंग, बावल हैबिट्स में चेंज और क्रैम्प एंड डिस्कम्फर्ट इन लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन देखने के लिए मिलता है। वहीं राइट साइडेड कोलॉन कैंसर जो होता है उसमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के फीचर्स आते हैं लाइक फटीग एंड वीकनेस। Now there is a fact that GI cancer is the underlying cause of iron deficiency anemia in old man or postmenopausal women until proven otherwise. Now coming to poor prognostic factors, तो बेसिकली 4 prognostic factors होते हैं जो अगर प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा की प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर है, जिसमें से सबसे पहला है मोर डेप्थ ऑफ इन्वेजन। तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेजन होगा उतनी पुअर प्रोग्नोसिस होगी। जैसे अगर कोई ट्यूमर जो है वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया में इन्वेड कर रहा है तो उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होगी। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। सो इफ आवर ट्यूमर इज मेटास्टेसाइजिंग इनटू द रीजनल लिम्फ नोड, लंग्स और बोन्स, देन इट इज़ इंडिकेटिंग पुअर प्रोग्नोसिस। और मोस्ट कॉमन साइट जो मेटास्टेसिस की होती है कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा में वो होती है लिवर, क्योंकि कोलॉन का जो है पोर्टल ड्रेनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है। तीसरा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है पुअर डिफरेंशिएशन। एंड फोर्थ इज म्यूसिनस हिस्टोलॉजी ऑल्सो इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। अब ये जो डायग्राम्स हैं ये बेसिकली मेटास्टेसिस ऑफ कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा को शो कर रहे हैं। इस डायग्राम में यू कैन सी
कि जो कोलोरेक्टल एडेनोकार्सिनोमा है वो लिवर में मेटास्टेसाइज कर रहा है, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है। तो यहाँ पे बहुत कुछ बड़े मेटास्टेटिक नोड्यूल्स बन रहे हैं, कुछ छोटे मेटास्टेटिक नोड्यूल्स बन रहे हैं, जिनमें सेंट्रल नेक्रोसिस देखने के लिए मिलती है। दूसरा, अगर लंग में मेटास्टेसाइज करेगा तो सोलाइटरी सबप्लूरल नोड्यूल शो कर रहा है यहाँ पे in case of lung metastasis, and this diagram is showing lymph node metastasis. So this is all about colorectal adenocarcinoma. Thank you for watching.